हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्रोनिक रीनल फेलियर। ठीक है, तो क्रोनिक रीनल फेलियर में हमें सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आती है। तो इसमें हम पढ़ते हैं, क्रोनिक रीनल फेलियर इज अ परमानेंट इरिवर्सेबल डिस्ट्रक्शन ऑफ नेफ्रॉन लीडिंग टू सीवियर डिटोरिएशन ऑफ रीनल फंक्शन। क्रोनिक रीनल फेलियर क्या होता है? ये एक परमानेंट इरिवर्सेबल डिस्ट्रक्शन होता है। किसका? नेफ्रॉन का। नेफ्रॉन क्या है? हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है, जो सबसे छोटी सेल जो होती है किडनी की, उसको हम नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, अब नेफ्रॉन में डिस्ट्रक्शन हुआ है, वो डिस्ट्रक्शन किस टाइप का है? इरिवर्सेबल है, वो कभी भी रिवर्स नहीं हो सकता। ठीक है, अब उसमें जो डिस्ट्रक्शन हुआ है वो रहेगा ही, परमानेंट है और इरिवर्सेबल है। ठीक है, जिसके कारण जो रीनल फंक्शन है, ठीक है, वो बुरी तरह से खराब हो चुका है। ठीक है, जो रीनल फंक्शन है यानी कि जो हमारी किडनी है वो अब जैसे पहले फंक्शन कर पाती थी ऐसे फंक्शन नहीं कर पाएगी। और जो हमारा नेफ्रॉन जो है वो जो खराब हुए हैं, डिस्ट्रक्शन जिनका हुआ है, वो परमानेंट रहेगा, वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। ठीक है, तो क्रोनिक रीनल फेलियर क्या है? ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें नेफ्रॉन का डिस्ट्रक्शन होता है जो कि इरिवर्सेबल और परमानेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा फाइनली रिजल्टिंग टू एंड स्टेज ऑफ रीनल डिसीज। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो कि रीनल फंक्शन खराब हुआ है या हमारा नेफ्रॉन डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो उसके कारण क्या होती है, जो रीनल डिसीज है वो कौन सी स्टेज में पहुंच जाती है? एंड डिसीज में। इसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद अगर जो किडनी है वो और ख़राब हुई, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारा रीनल ट्रांसप्लांटेशन ही होगा। तो ये हमारी क्रोनिक रीनल फेलियर की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे इसके आते हैं कोज। ठीक है, तो कोजेज में हमारा सबसे पहले आते हैं द कॉमन कोज ऑफ क्रोनिक रीनल फेलियर बिलो 5 ईयर्स ऑफ एज। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उनका जो रीनल फेलियर का कारण है, ठीक है, क्रोनिक रीनल फेलियर का कारण है, वो मेनली क्या है? कंजेनाइटल रीनल अनोमलीज एंड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। ठीक है, कंजेनाइटल रीनल अनोमलीज क्या होती है कि जन्मजात जो बच्चा है, जो उसे जन्मजात कोई भी रीनल की कोई भी प्रॉब्लम है, वो हमारे कौन से में आती है? कंजेनाइटल रीनल अनोमलीज। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो आपको पता ही है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट है, ठीक है, उसमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाना, वो क्या कहलाता है? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा द मोस्ट कॉमन कोज इन 5 to 15 ईयर्स एज ग्रुप इंक्लूड ग्लोमेरुलस डिसीज, हेरेडिटी रीनल डिसऑर्डर्स, रीनल वेस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो ये सभी किस में आते हैं? जो हमारे 5 से 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें आता है। ठीक है, हमारी ग्लोमेरुलर डिसीजेज आती है, हेरेडिटी रीनल डिसऑर्डर्स आते हैं और रीनल वेस्कुलर डिसऑर्डर आते हैं। यानी कि जो रीनल की जो वेसल्स है, ठीक है, जो हमारी आर्टरी है, जो हमारी वेन्स है, उसमें कोई से संबंधित कोई भी हमारा डिसऑर्डर हो जाना। ठीक है, तो इसमें हमारे ग्लोमेरुलर डिसीजेज आती है, जिसमें हमारा ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस आता है, फैमिलियर न्यूरोपैथी आती है। ये हमारा कौन से में आएगा? ग्लोमेरुलर डिसीजेज में आएगा। नेक्स्ट है हमारा कंजेनाइटल अनोमलीज, जिसमें हमारा डिस्प्लेसिया आता है। ठीक है, इसमें हमारा क्या आता है? कंजेनाइटल अनोमलीज में डिस्प्लेसिया आता है। उसके बाद ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी यानी कि जो हमारा यूरिनरी पाथवे है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन आना क्या कहलाता है? ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी, जिसमें हमारा रीनल स्टोन है। ठीक है, अदर्स में हमारा आता है रीनल वेनस थ्रोम्बोसिस, जो कि हमारे वस्कुलर डिसीज थी रीनल की, उसमें हमारे क्या क्या आते हैं? रीनल वेन थ्रोम्बोसिस, जो रीनल की वेन है यानी कि जो हमारी किडनीज की वेन है उसमें थ्रोम्बस बन गया, या हमारा रीनल ट्यूबरकुलोसिस आता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? क्रोनिक रीनल फेलियर के कोजेज है। नेक्स्ट है हमारा पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी में हमारे सबसे पहले क्या आता है? डैमेज ऑफ नेफ्रॉन रिजल्ट्स इन हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ रिमेनिंग नेफ्रॉन्स लीडिंग टू रिड्यूस फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स। इसमें हमारा जो नेफ्रॉन है उसके जो डैमेज हो गया है, ठीक है, नेफ्रॉन के डैमेज होने से क्या होगा? हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया। हाइपरट्रोफी क्या होता है? जो हमारे सेल का साइज है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाना हमारा हाइपरट्रोफी कहलाता है।
हाइपरप्लेजिया क्या होता है, सेल के जो नंबर्स है, ठीक है, उसका बढ़ जाना क्या कहलाता है, हाइपरप्लेजिया कहलाता है, ठीक है। इसके बाद लीडिंग रिड्यूस फंक्शंस ऑफ नेफ्रॉन्स, जो नेफ्रॉन है इसके कारण डैमेज हो गया, नेफ्रॉन डैमेज होने के कारण क्या होगा, जो नेफ्रॉन का फंक्शन है वो कम हो जाएगा, ठीक है, नेफ्रॉन का जो फंक्शंस है वो रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इम्पेयर्ड रेनल फंक्शन लीड्स टू hyperphosphatemia resulting disturbance of calcium absorption, hypocalcemia due to the inability to विटामिन डी सिंथेसिस। रीनल फेलियर के इम्पेयर्ड होने के कारण क्या होता है, हाइपर फोस्फेटीमिया होता है, ठीक है। रीनल फंक्शन की इम्पेयरमेंट के कारण हाइपर फोस्फेटीमिया होता है, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, जो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन है वो डिस्टरबेंस हो सकता है, जिसके कारण क्या होगा, हाइपोकैल्सीमिया होगा, ठीक है। और हाइपोकैल्सीमिया क्यों होता है, क्योंकि विटामिन डी का जो सिंथेसिस है उसमें इनएबिलिटी आ गई है, यानी कि कोई प्रॉब्लम आ गई है विटामिन डी के सिंथेसिस में, जिसके कारण क्या होता है, हाइपोकैल्सीमिया। इसके अलावा जो रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड हो गया है उसके कारण क्या होता है, हाइपर फोस्फेटीमिया होता है। नेक्स्ट है हमारा एनीमिया डेवलप्स ड्यू टू डिस्टरबेंस ऑफ इरेथ्रोपोइटिन सिंथेसिस। जो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन होता है वो हमारा आरबीसी के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। तो जो अब हमारा इरेथ्रोपोइटिन सिंथेसिस जो है, यानी कि जो इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन्स है वो नहीं बन पा रहा, उसमें डिस्टरबेंस आ गया है, तो उसके कारण क्या होगा, एनीमिया होगा, क्योंकि आरबीसी ही नहीं बन रहे हैं, तो जिसके कारण क्या होगा, एनीमिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्लूइड ओवरलोड लीड्स टू एडिमा एंड हाइपरटेंशन, ठीक है। अब जो हमारा रीनल फंक्शन है वो डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है, बिल्कुल एंड स्टेज पर वो पहुंच गया है, ठीक है, जिसके कारण क्या होगा, फ्लूइड ओवरलोड होगा बॉडी में, यानी कि फ्लूइड जो है वो बॉडी में जमा होगा, ठीक है, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जो रीनल जो फ्लूइड ओवरलोड है उसके कारण क्या होगा, बॉडी में एडिमा होगा, क्योंकि वो इकट्ठा हो रहा है। इसके अलावा हमारे क्या होगी, हाइपरटेंशन भी होगी, ठीक है, क्योंकि फ्लूइड जो है वो बॉडी में बढ़ रहा है, जिसके कारण एडिमा और हाइपरटेंशन होती है। नेक्स्ट है हमारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या हमारे साइन एंड सिम्टम्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो अर्ली साइन जो हमें देखने को मिलेंगे क्रोनिक रीनल डिसीज में, तो सबसे पहले एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, एनर्जी लेवल जो है बच्चे का वो कम होगा, लेक ऑफ एनर्जी होगा। उसके अलावा फटीग, बच्चे को थकान होगी। पहले जो बच्चा है वो क्या होगा, पीला दिखाई देगा, ठीक है, पैलर उसमें देखने को मिलेगा, पेल स्किन जो है बच्चे की वो हो जाएगी। इसके अलावा एलिवेटेड बीपी क्यों हो रहा है, क्योंकि शरीर में फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो रही है, ठीक है, तो एलिवेटेड बीपी देखने को मिलेगा, ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसके बाद हमारा है लेट साइन, यानी कि अर्ली स्टेज की जब क्रोनिक रीनल फेलियर शुरू होता है, बाद में धीरे धीरे जब वो इंक्रीज होगा तो क्या क्या साइन हमें देखने को मिलेंगे, डिक्रीज एपेटाइट, यानी कि जो खाना है, जो जो भूख है वो कम हो जाएगी, ठीक है, यानी कि एनोरेक्सिया भी हम इसमें लिख सकते हैं इसकी जगह, डिक्रीज एपेटाइट की। इसके अलावा वोमिटिंग देखने को मिलेगी, उल्टी आ सकती है, बच्चे में हेडेक देखने को मिलेगा, नोजिया देखने को मिलेगा, चेंजेस इन यूरिनरी आउटपुट, क्योंकि जो रीनल है वो फंक्शन नहीं कर पा रहे, नेफ्रॉन्स का डिस्ट्रक्शन हो चुका है, तो जो यूरिनरी आउटपुट है उसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। अदर्स में हमारा आता है वेट लॉस होगा बच्चे का, ठीक है, फेशियल एडिमा होगा, फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है तो एडिमा बॉडी में बढ़ेगा, ठीक है, तो फेशियल एडिमा हमें देखने को मिलेगा। मलेज, जो थकान है बच्चे में वो बच्चे में देखने को मिलेगी। बोन एंड जॉइंट पेन होगा, देखो बोन में और जो जॉइंट है उनमें पेन होगा, एक तो विटामिन डी नहीं का सिंथेसिस नहीं हो रहा है, कैल्शियम की कमी है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। इसके अलावा ड्राइनेस है, एनीमिया बताया था कि इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन्स नहीं बन रहा है, ठीक है, जिससे आरबीसीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है और एनीमिया हो रहा है, तो एनीमिया होगा। इंक्रीज थ्रस्ट, प्यास बच्चे की बढ़ेगी, इचिंग होगी उसे शरीर में। इसके अलावा हाइपरटेंशन, हमने पढ़ा था कि फ्लूइड ओवरलोड के कारण हाइपरटेंशन हो रही है। डायरिया बच्चे में देखने को मिलेगा, बच्चे की जो ग्रोथ है वो रिटार्डेड हो जाएगी, एंड कन्वल्जन्स बच्चे में देखने को मिलेंगे, ठीक है।
इसके बाद हमारे आते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि कोई फैमिली में तो पहले कोई ऐसी कोई डिसीज़ तो नहीं थी। फिजिकल एग्जामिनेशन हम बच्चे का करेंगे, ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे, इसके अलावा रीनल फंक्शन टेस्ट करेंगे, एक्सरे हम करके देख सकते हैं, ईसीजी बच्चे की करेंगे और हमारा रेडियो न्यूक्लियर इमेज जो है हम करेंगे। ये हमारा क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है। नेक्स्ट है हमारा इसका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो देंगे। ठीक है, जैसे कि सिम्टम्स है, नोज़िया वोमिटिंग है, उसकी हम मेडिसिन दे देंगे। ठीक है, हेडेक है, जॉइंट पेन है, तो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो सिम्टम्स आ रहे हैं बच्चे में, उसके अनुसार हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, डिक्रीज फ्लूइड इनटेक। अब फ्लूइड इनटेक क्यों करेंगे, क्योंकि हम एक तो हमने इसमें पढ़ा था कि जो हमारा थ्रस्ट है वो इंक्रीज हो रही है, लेकिन हम फ्लूइड फिर भी कम दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि जो बॉडी में क्या बढ़ रहा है, हमारा फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, तो जिसके कारण हम फ्लूइड इनटेक कम देंगे। इसके अलावा सोडियम को हम कम देंगे। ठीक है, सोडियम को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे। इसके अलावा एडमिनिस्टर ऑफ हाइड्रोलाइजिन, बीटा ब्लॉकर्स, नेफिपेडिन और एमोलोडिपिन आर इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग हाइपरटेंशन। तो ये जो सभी मेडिसिन है ये हम किसके लिए देंगे, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट है क्लाइंट शुड बी रिसीव आयरन एंड फोलिक सप्लीमेंट। जो क्लाइंट है उसे हम आयरन एंड फोलिक एसिड देंगे। क्यों, क्योंकि एनीमिया देखने को मिल रहा है और अगर एनीमिया ट्रीट नहीं होता है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा ह्यूमन इरेथ्रोपोइटिन सिंथेसिस, जो ह्यूमन इरेथ्रोपोइटिन हॉर्मोन्स है, ठीक है, वो हम दे सकते हैं ताकि आरबीसीज का प्रोडक्शन हो सके। नेक्स्ट है हमारा डायलिसिस एंड रीनल ट्रांसप्लांटेशंस आर इंडिकेटेड इन एंड स्टेज रीनल डिसीज। जब हमारी जो किडनी है या जो हमारी किडनी में जो नेफ्रॉन्स है वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर दे तो हमें क्या करना है, रीनल ट्रांसप्लांट करना है, किडनी को ट्रांसप्लांट करना है और समय समय पे हमें डायलिसिस भी कराते रहना है। नेक्स्ट है हमारी इसकी कॉम्प्लिकेशंस। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकता है, हमारा क्रोनिक रीनल फेलियर जो है इसमें हमारा इंक्लूड है एजोटीमिया, कोग्निटिव कार्डियक फेलियर हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकती है, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस देखने को हमें मिल सकता है। तो ये कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट हमारा इसका आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, टू प्रोवाइड प्रॉपर डाइट एंड रेस्ट। जो बच्चा है उसे हम प्रॉपर डाइट देंगे और उसे रेस्ट पर रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा डाइट शुड बी प्लान विद स्पेशल अटेंशन ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कैलोरीज एज पर नॉर्मल रिक्वायरमेंट। नॉर्मल रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, कैलोरीज को मेंटेन करते हुए, ठीक है, उसके मेंटेनेंस का ध्यान रखकर अच्छे से हमें डाइट को बच्चे की प्लान करना है। नेक्स्ट है हमारा मैनेज इनटेक एंड आउटपुट चार्ट। जो बच्चे का इनटेक एंड आउटपुट चार्ट है उसको मेंटेन करना है। इसके अलावा मॉनिटर वाइटल साइंस, बच्चों के जो वाइटल साइंस है वे मॉनिटर करने हैं। स्पेशल केयर टू बी प्रोवाइडेड इन रिलेशंस टू रीनल ट्रांसप्लांट एंड डायलिसिस। ठीक है, स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी है जब हमारा रीनल ट्रांसप्लांट हो और जब हमारा डायलिसिस हो तो बच्चों को क्या करनी है, स्पेशल केयर प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है हमारा टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी एंड इन्फेक्शन। बच्चे को इन्फेक्शन और इंजरी से प्रिवेंट करना है, साथ ही बच्चे का जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है उसको भी मेंटेन करके रखना है। तो इसके अलावा आप अपनी मर्जी से और नर्सिंग मैनेजमेंट लिख सकते हैं। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था क्रोनिक रीनल फेलियर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।